नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी के नेपाल दौरे की, जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति पर कोलेजियम की बैठक की। जानेंगे कि लालू यादव को मिली कौन सी खुशी, कल तय होगा कर्नाटक का भविष्य और आखिर में बात महाराष्ट्र के जाबाज पुलिस अफसर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के दंगल में कल डाले जाएंगे वोट। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए होगा मतदान। कल ईवीएम में बंद होगी दिग्गजों की किस्मत। जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक। जोसेफ के साथ कुछ और नाम भेजने पर विचार। 16 मई को होगी कोलेजियम की अगली मीटिंग। नेपाल के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने जानकी मंदिर में की पूजा अर्चना। नेपाल अयोध्या बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। कहा, नेपाल के बिना भारत का इतिहास अधूरा। झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने खराब सेहत के मद्देनजर दी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हिमांशु रॉय ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। कैंसर से पीड़ित थे हिमांशु। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस की जांच में थे शामिल। अभिनेत्री मीनाक्षी थापा की हत्या मामले में मुंबई की सत्र अदालत ने सुनाया फैसला। 2 जूनियर कलाकारों को सुनाई उम्र कैद की सजा। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 290 अंक बढ़ा। निफ्टी 10,800 के पार हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद रामायण सर्किट के तहत जनकपुर अयोध्या बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए भारत और नेपाल के रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार नेपाल दौरे पर पहुंचे, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत राजधानी काठमांडू से न करके मां सीता की जन्मस्थली जनकपुर से की हो। यहाँ पीएम ने जानकी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद पीएम मोदी और नेपाल के पीएम केपी ओली ने दोस्ती की नई बस को हरी झंडी दिखाई, जिसका नाम जनकपुर अयोध्या है। इस बस में बैठकर कुछ लोग अयोध्या के लिए रवाना भी हो गए हैं। ये बस नेपाल के जनकपुर से सीतामढ़ी होते हुए गोरखपुर और फिर शनिवार को अयोध्या पहुँचेगी। इस बस सेवा की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया, जहाँ अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने जय सिया राम कहकर की। जनसभा में मोदी पड़ोसी देश नेपाल को साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल 2 देश हैं, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं बल्कि त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और राम भी। इतिहास गवाह है कि जब जब एक दूसरे पर संकट आया, नेपाल और भारत दोनों मिलकर खड़े हुए हैं। हमारा लक्ष्य विकास करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं, तो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी मेरी यही कामना होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी दोस्ती की नई बस शुरू कर भारत और नेपाल के संबंधों को नई मंजिल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस केएम जोसेफ पर चल रही उलझन कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। आज भी उच्चतम न्यायालय कोलेजियम की बैठक हुई, जिसमें कोई हल नहीं निकल पाया। नियुक्ति पर फैसला टल गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कुछ और नामों के साथ जोसेफ का नाम भी भेजा जाएगा। अब इस मामले पर कोलेजियम की अगली बैठक 16 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा था कि आज नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। इतने विवाद और तकरार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कोई न कोई फैसला तो जरूर लेगा, लेकिन आज भी कोई अंतिम फैसला नहीं निकला। तारीख पर दूसरी तारीख दे दी गई। आज उच्चतम न्यायालय कोलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक में केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने के लिए पुनर्विचार पर चर्चा हुई। बैठक में सिर्फ उनके नाम पर ही नहीं, कुछ अन्य जजों के नाम को भी पदोन्नत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजने पर विचार किया गया। कहा जा रहा है कि कुछ और नामों के साथ जोसेफ का नाम भेजा जाएगा। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अब अगली बैठक 16 मई को होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल को जस्टिस जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय के जज के तौर पर पदोन्नत करने की कोलेजियम की सिफारिश को लौटा दिया था। तभी से ही विपक्ष से लेकर कई वरिष्ठ जज तक नियुक्ति की मांग कर चुके हैं। तो अब देखना होगा कि 16 मई के बैठक के बाद जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति पर तकरार खत्म होती है या फिर और बढ़ती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
इस विवाद को 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पता नहीं अब तक इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा, जबकि न्यायपालिका की तकरार को तो सबसे पहले ही दूर करना चाहिए। खैर, अब नजरें 16 मई पर टिकी हैं। वैसे आज लालू परिवार की नजरें भी रांची हाईकोर्ट पर टिकी थी, जहां से आरजेडी प्रमुख को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने लालू को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। लालू यादव के घर अभी नई बहू की खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ही लालू यादव और उनके परिवार को एक और बड़ी खुशी मिल गई। जी हाँ, 3 दिन की पैरोल के बीच अब लालू यादव की 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत पर मुहर लग गई है। बेटी की शादी के लिए प्रशासन ने जब लालू को 3 दिन की आजादी दी थी, उस वक्त लालू के परिवार में खुशी और गम दोनों का माहौल था। लेकिन इस बीच ही अब रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में सजा काट रहे लालू यादव को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चलती रहेगी। बताया जा रहा है कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने लालू को राहत देने का फैसला किया। आपको बता दें कि लालू यादव की तबीयत काफी खराब है। पिछले दिनों उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें राजधानी दिल्ली के एम्स ले जाया गया, जहां कुछ दिन रखने के बाद उन्हें फिर से रिम्स वापस भेज दिया गया। इन सब के बीच लालू की गैर मौजूदगी में ही उनके बड़े बेटे तेज प्रताप की कई रस्में करनी पड़ी, मगर अब जमानत मिलने के बाद लालू खुशी खुशी बेटे की शादी में शामिल हो पाएंगे और बेटे और नई बहू को आशीर्वाद देंगे। आपको बता दें कि 12 मई यानी कि कल तेज प्रताप ऐश्वर्या के साथ 7 फेरे लेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। लालू यादव के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। वो अब बिना किसी चिंता के अपने बेटे को घोड़े पर चढ़ते हुए देखेंगे। जहां एक तरफ लालू यादव बेहद खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव गैंगरेप कांड में आरोपी बीजेपी विधायक के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो रेप कांड में मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं। उन्नाव रेप कांड में बीजेपी अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का बचाव करती आई है। पार्टी के कई नेता मामले के पीछे साजिश की बात कह चुके हैं, लेकिन अब सीबीआई की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे देखकर बीजेपी के नेता क्या कहेंगे। दरअसल इस रिपोर्ट में सीबीआई ने रेप कांड में मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की संलिप्तता की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही सीबीआई ने शशि सिंह की भूमिका की भी बात मानी है। सीबीआई का कहना है कि शशि सिंह ही पीड़िता को नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुलदीप सिंह के घर लेकर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 जून 2017 को बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ रेप किया था। इसके बाद 11 जून को पीड़िता को तीनों युवकों ने अगवा किया और कार में गैंगरेप किया। सीबीआई ने स्थानीय पुलिस की लापरवाही की बात भी मानी है। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने गैंगरेप के मामले में बंगारमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों का बार-बार नाम लिया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी विधायक और उसके सहयोगियों को बचाते हुए 20 जून को दर्ज एफआईआर और दायर आरोप पत्र से उनका नाम गायब कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़िता पिछले 1 साल से न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन जब उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो उसने लखनऊ में सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद ही मामला सामने आया। रेप कांड पर अभी चर्चा शुरू ही हुई थी कि इस बीच पीड़िता के पिता की पुलिस थाने में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। इस केस में बीजेपी विधायक के भाई की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब सीबीआई ने बीजेपी विधायक पर आरोपों की पुष्टि कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि अब पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। सीबीआई के आरोप बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ पार्टी अपने विधायक का बचाव कर रही है, तो वहीं सीबीआई आरोपों की पुष्टि कर रही है। वैसे परेशानी तो बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने भी बढ़ाई है। सावित्रीबाई फूले ने पार्टी लाइन से हटकर कहा है कि जिन्ना देश के महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने आजादी में अहम योगदान दिया। जिन्ना के जिन ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि इस जिन से बीजेपी में ही 2 फाड़ हो गया है। नेताओं में सिर्फ टोवल की नौबत आ गई है। एक तरफ जहां कुछ नेता जिन्ना को विलन मानते हैं, उन पर देश को बांटने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं बीजेपी में ही कुछ नेताओं की तादाद ऐसी है जो जिन्ना को महान शख्स बताते हैं। उन्हें जिन्ना में महापुरुष की छवि नजर आती है। पहले योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। वहीं अब पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुकी सावित्रीबाई फूले ने भी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को महापुरुष बताया। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फूले ने पार्टी लाइन से हटकर कहा कि ऐसे महापुरुष की तस्वीर जहां जरूरत हो उस जगह पर लगाई जानी चाहिए। जिन्ना देश के महापुरुष थे, हैं और रहेंगे।
सीएम योगी और बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि देश को बांटने में जिन्ना का हाथ है। उन्हीं की वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव है, लेकिन बीजेपी सांसद का तो अलग ही राग है। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि जिन्ना का देश की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान था। फुले जिन्ना का गुणगान करते हुए यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के असल मुद्दों, गरीबी, भुखमरी से ध्यान हटाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पार्टी लाइन के विरोध में जाकर फुले ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं, लेकिन अभी पार्टी जिन्ना के जिन से परेशान है। ऐसे में ये बयान उसकी मुसीबतों को और बढ़ा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। जिन्ना पर जारी सियासी जंग में अब बीजेपी में ही दो फाड़ हो गया है। एक तरफ कुछ नेता गुणगान करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता जिन्ना को विलन बताते हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस जंग से बीजेपी की परेशानी कैसे बढ़ती है। वैसे कल कर्नाटक का मुकाबला भी देखने वाला होगा, क्योंकि राज्य में जुबानी जंग का तो अंत हो गया है, लेकिन अब बाजी जनता के हाथ में है। कल कर्नाटक की जनता लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देकर दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी। कर्नाटक की रण को जीतने के लिए नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्या पीएम, क्या सीएम, क्या बीजेपी अध्यक्ष और क्या कांग्रेस अध्यक्ष, सभी साम दाम दंड भेद अपनाते नजर आए। किसी ने जनता को बिजली फ्री का वादा किया तो किसी ने घर फ्री देने का वादा कर दाव लगाया, लेकिन जनता किसके वादे और किसके दावे पर विश्वास करेगी, ये कल तय होगा। 224 सीटों वाली विधानसभा के लिए कल मतदान कराया जाएगा। कर्नाटक की जनता लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर वोटों की आहुति देगी। कल 2655 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। कर्नाटक में 4,96,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव में खासा इंतजाम किया गया है। 56,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 450 मतदान केंद्रों की व्यवस्था पूरी तरह से महिलाएं संभालेंगी। इस बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल भी होगा। आपको बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 224 सीटों में से कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 40 और जेडीएस ने 40 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, कौन बनता है कर्नाटक का किंग, ये 15 मई को साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात उस जाबाज पुलिस अफसर की जो अपनी जिंदगी की जंग को हार गया। महाराष्ट्र में सुपर कॉप के नाम से मशहूर पुलिस अफसर हिमांशु रॉय ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने मुंबई स्थित सरकारी आवास पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद रॉय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने यह कदम क्यों उठाया, कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जिसकी बंदूक से दुश्मनों के खात्मे के लिए गोली निकलती थी, आज जिंदगी ने उसे उस मुहाने पर ला खड़ा किया कि उसने वो गोली खुद के शरीर में ही उतार दी। जिसे महाराष्ट्र का सिंघम कहा जाता था, जो पीड़ितों का मसीहा था, जिसने अच्छे को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, आज उस जाबाज ने जिंदगी से लड़ाई में सरेंडर कर दिया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हिमांशु रॉय की, जिन्होंने आज अपने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रॉय काफी समय से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। उनकी नियमित रूप से कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चल रही थी। हिमांशु रॉय अपनी बीमारी के चलते 2016 से घर पर ही थे और वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। माना जा रहा है कि इसी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि उनकी आत्महत्या का कोई कारण सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि हिमांशु महाराष्ट्र पुलिस में एडिशनल डीजी के पद पर कार्यरत थे। वे 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने मुंबई की पहली साइबर क्राइम सेल भी स्थापित की थी। उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग केस को सुलझाने के साथ साथ दाऊद की संपत्ति को जब्त करने के अभियान में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। पत्रकार जेडे की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में भी हिमांशु रॉय का अहम रोल रहा था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।